हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में हम लोग अगेन कंटिन्यू करेंगे आपका जो संहिता अध्ययन है पार्ट 2 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस। ठीक है, तो चरक संहिता के अंतर्गत अभी तक हमने स्नेहन अध्याय, स्वेदन अध्याय, ठीक है, इनके विषय में हमने बात कर लिया है कि कौन सी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर उपकल्पनीयम अध्याय के विषय में बात करेंगे। तो उपकल्पनीय जो अध्याय है इसके अंतर्गत कौन सी चीज़ों का वर्णन किया गया है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हुए हैं चारों लेक्चर्स के आपको नोट्स मेरा टेलीग्राम चैनल डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, और ये जो 15 चैप्टर है इसका भी नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। सभी नोट्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड हैं, तो अगर आप लेक्चर देखते हो तो हर लेक्चर में मैंने पासवर्ड बताया हुआ है, उसको आप डाल करके पीडीएफ को ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है। और एक चीज़ और था आप लोगों से कहना कि आयुर्वेदा से रिलेटेड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस यूट्यूब के ऊपर बहुत कम कंटेंट अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कंटेंट अवेलेबल हो तो कृपया करके वीडियो को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि इससे क्या होता है कि हाँ, कोई पर्टिकुलरली उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने में जो लोग हैं वो ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट ज़रूरी है। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल हो और आप लोग को पढ़ने में आसानी हो। स्टार्ट करते हैं अपन लोग आज का। तो उपकल्पनीय अध्याय के विषय में बात करते हैं। तो जो उपकल्पनीय अध्याय है इसके अंतर्गत अपन बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे कुल जो श्लोक हैं, श्लोकों की संख्या कितनी बताई गई है, तो 25 आपके श्लोक हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका सबसे पहले तो जो संशोधन औसत संग्रह है उसके विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है। तो संशोधन औषध संग्रह के विषय में बताया गया है, जिसके अंतर्गत वमन कर्म या विरेचन कर्म के जो औषध हैं उनका अपन संग्रह करते हैं। ठीक है, तो वमन कर्म को समझने से पहले तो थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स आप नोट आउट कर लेना, लिख लेना। ठीक है, कि कौन से पॉइंट हैं तो लिखना आप लोग संशोधन औसत संग्रह। इसके बाद में ये वमन कर्म को अपने स्टार्ट करेंगे। तो संशोधन औसत संग्रह मतलब क्या होता है, तो संशोधन चिकित्सा से पूर्व जो आपके पंचकर्म है वो क्या कहलाते हैं, संशोधन चिकित्सा। तो संशोधन चिकित्सा करवाने से पूर्व अपन क्या करते हैं, जो औषधि है, ठीक है, वो प्रॉपर परिमाण दे या प्रॉपर परिमाण में उपेक्षा के अनुसार उन जो भी मेडिसिन है जिसको अपन संशोधन कर्म में प्रयोग करेंगे उनको अपन देश, औषध, काल, दोष, शरीर का बल, आहार, सातम्य, सत्व, प्रकृति और व्यय, इन अवस्थाओं का डिसाइड करके या निर्धारण करके उनका संग्रह करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो संशोधन के पूर्व औषध संग्रह कहलाएगा। तो कभी कभार 5 मार्क में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है संशोधन औषध संग्रह कैसे किया जाता है करके। तो संशोधन चिकित्सा के पूर्व अपन क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के दोष, देश, काल, बल, शरीर, आहार, सत्व, सातम, प्रकृति व इनकी जो है धारणा करते हुए अपन क्या है, जो औषध द्रव्य है उनको संशोधन कर्म कर्म के पूर्व ही जब संग्रहण कर लिया जाता है तो वो क्या है, संशोधन द्रव्य का औषध संग्रह कहलाएगा। और संशोधन के पूर्व अपन कौन से कर्म कराते हैं, तो स्नेहन स्वेदन जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। ओके, अब यहाँ पे अपन बात करते हैं वमन कर्म के विषय में। तो वमन कर्म के विषय में क्या बताया गया है, तो मेथड ऑफ वमन कर्म। तो क्या होता है, वमन कर्म के मेथड यहाँ पे बताया गया है कि स्नेहन स्वेदन आदि पूर्व कर्म के पश्चात अपन क्या है, वमन कर्म कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बताया गया सबसे पहले तो स्नेहन स्वेदन आदि पूर्व कर्म के पश्चात अपन क्या है, वमन कर्म कराएंगे, यानी कि पूर्व कर्म कराएंगे पहले तो स्नेहन स्वेदन, फिर उसके बाद में वमन मेन कर्म आएगा। तो इसमें आपका मधु, मधुक, सैंधव, फाणित से युक्त जो मदन फल है उसका कषाय का पान कराएंगे, यानी कि अपने को किसी को वोमिट कराना है, वमन कराना है, तो अपन क्या करेंगे, उसे मधु हो गया, मधुक हो गया, सैंधव हो गया, फाणित हो गया, इनसे मिला हुआ जो मदन फल कषाय है उसका पान कराना है। ठीक है, ये यहाँ पे आपका बताया गया, इनसे मिला हुआ जो मदन फल कषाय है उसका अपने को क्या है, पान कराना है। ये चीज़ यहाँ पे आपका बताया गया। उसके पश्चात 1 मुहूर्त पर्यंत तक प्रतीक्षा करना है। इसके बाद में क्या करना है, 1 मुहूर्त तक अपने को क्या है, वेट करना है, 1 मुहूर्त तक प्रतीक्षा करना है।
फिर लक्षण के द्वारा दोषों की स्थिति का ज्ञान करना है। मतलब अब यहाँ पे एक मुहूर्त प्रतीक्षा करने के बाद में कुछ लक्षण दिखाई देंगे, उसका अपने को ध्यान देना है। जैसे कि आपका सबसे पहले तो स्वेद प्रादुर्भाव, दोष प्रविलियन, यानी कि क्या होगा, जब स्वेद का प्रादुर्भाव होगा तो दोष जो है वो विलियन हो रहे हैं, मतलब अपने को दिखाई दे रहा है। अब उसने, अब पेशेंट था अपने को, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई पेशेंट है अब आपके पास, आपको पता है पंचकर्म स्नेहन स्वेदन करा लिया, अब उसका वोमिटिंग कराना है, तो वोमन कर्म कराने के लिए आपने ये मेडिसिन भी दे दिया, मधु मधुक सेंधव फाणित इनको मिला के उसको पिला दिया। एक मुहूर्त तक आपने प्रतीक्षा किया। एक मुहूर्त प्रतीक्षा करने के बाद में आपने क्या किया, कुछ चीज़ें आपको दिखाई देंगी, ठीक है। तब आपको समझ जाना है कि हाँ अब अपने को वमन कराना है करके। तो कैसा, क्या क्या चीज़ें दिखाई देंगे, तो स्वेद प्रादुर्भाव, यानी कि उसका जो पेशेंट है उसका स्वेटिंग होने लगेगा, पसीना छूटने लगेगा एक मुहूर्त के बाद में। तब आपको समझ जाना है कि उसके जो दोष हैं वो विलियन हो रहे हैं, दोषों का क्या है, विलियन हो रहे हैं। जब स्वेद का प्रादुर्भाव होगा, जब स्वेटिंग निकलना शुरू हो जाएगा, एक मुहूर्त के बाद में हम पेशेंट को देखते हैं तो ऑब्जर्व करेंगे कि पसीना निकल रहे हैं, तो क्या है, स्वेद का प्रादुर्भाव होगा। लोम हर्ष दोषों का स्थान से प्रचलन हो जाता है। मतलब अगर लोम हर्ष हो रहे हैं, लोम हर्ष होना यानी कि जो लोम है वो क्या है, जैसे रोंगटे खड़े हो जाना बोलते हैं ना, ठीक है। तो उसके बाद में उसको देख रहे हैं पेशेंट को, तो पहले तो आपका स्वेद का प्रादुर्भाव हो गया, तो समझ में आ गया कि दोष का प्रविलियन हो गया करके। फिर लोम हर्ष हो रहे हैं, उसके रोंगटे अगर खड़े हो रहे हैं तो दोष जो है अपने स्थान से चले जा रहे हैं, ठीक है, चलायमान है। इसके बाद में कुक्षी में अगर आद्यमान हो रहे हैं तो दोष का कुक्षी प्रदेश में आगमन हो रहे हैं। तो अगर कुक्षी में आद्यमान अगर हो रहे हैं तो जो दोष हैं उसका आगमन कहाँ पे हो रहा है, कुक्षी प्रदेश में हो रहे हैं। फिर जब हल्लास तथा आस्य स्त्रावण हो रहे हैं, तो हल्लास और आस्य स्त्रावण जब हो रहे हैं तब उस कंडीशन में क्या है, दोष का ऊर्ध्व मार्ग की ओर गमन हो रहे हैं। तो हल्लास व आस्य स्त्रावण में जो दोष हैं वो ऊर्ध्व मार्ग की ओर गमन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगा। तो इससे भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आते हैं कि हल्लास वास्य स्त्रावण किसका लक्षण है, तो दोष ऊपर जा रहे हैं उसका लक्षण है। कुक्षी माध्यमान किसका लक्षण है, तो दोष जो है कुक्षी में आ रहे हैं, कुक्षी प्रदेश में आगमन हो रहा है उसका लक्षण है। लोम हर्ष किसका लक्षण है, तो दोषों का स्वयं स्थान से चला जाना। इसके अलावा श्वेत प्रादुर्भाव किसका है, तो दोषों का प्रविलियन होना। तो ये आपको पूछा जाता है। फिर रोगी के ललाट, इसके पश्चात अब ये सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसके बाद में क्या करना है, रोगी के ललाट तथा पासों को पकड़ करके नाभि का पीड़न करा करके पृष्ठ का उन्मर्दन करा करके उसको वमन कराना है। मतलब ये सभी जब लक्षण दिखाई देते हैं तब क्या करेंगे, कुछ चीज़ें और याद रखना। तब क्या करेंगे, अब यहाँ पे, अब ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं पेशेंट में कि भाई हाँ वमन अब होने वाला है, अब मतलब ये सारे लक्षण दिखाई देंगे तो आपको समझ में आ गया अब इसको वमन कराना है करके। श्वेत प्रादुर्भाव, लोमहर्ष, कुक्षी में आद्यमान, हल्लास, आस्य स्त्रावण, ये 4 लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तब पेशेंट को वमन कराना है। तो रोगी का क्या करेंगे, ललाट व पासों को पकड़कर नाभि का प्रपीड़न करा करके, यानी कि उसका जो ललाट है यानी कि माथा है और पीछे का भाग को पकड़ करके उसका नाभि को प्रपीड़न कराएंगे, मतलब थोड़ा सा संकुचित कराएंगे उसके अम्लाइकस पार्ट को, तथा पृष्ठ का उन्मर्दन कराएंगे, जैसे वोमिटिंग कराते हैं वैसे ही उन्मर्दन कराएंगे, ठीक है, हल्का सा पीछे का जो भाग है उसका। फिर ओष्ठ, तालु व कंठ को खोल करके वेग का त्याग करने के लिए बोलेंगे। तो उसको बोलेंगे कि आप मुख को खोल लो, ओष्ठ को खोल लो, तालु को खोल लो, कंठ को खोल लो। फिर जैसे ही वेग आएगा तो उसको बाहर निकालो, त्याग करो, ठीक है, वोमिटिंग आ रहा है तो उसके वेग को त्याग करो। इसके अलावा अगर वेग नहीं आ रहे हैं तब क्या करेंगे, तर्जनी, मध्यमा उंगली, या फिर वेग को प्रवर्तन कराने के लिए अपन एक तो तर्जनी उंगली या मध्यमा उंगली या फिर उत्पल या कुमुद या सौगंधिक जो द्रव्य है उसके जो डंठल होते हैं, ठीक है, उसको अपन स्पर्श कराते हैं, तो उससे क्या है, वेग प्रवृत्त होने लगता है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है कि अपन नख करती जो 2 अंगुष्ठ हैं उसको कंठ में स्पर्श कराते हैं तो भी क्या है, आपका वमन होता है। तो ये क्या है, वमन कराने का पूरा कर्म बताया गया है। तो ये चीज़ को याद रखना कि क्या किया अपन लोगों ने, सबसे पहले स्नेहन स्वेदन कराया, फिर इसके बाद में अपन लोगों ने क्या किया, जो आपका मधुक, मुलेठी, सेंधव, फाणी, तीन को मिला करके अपन ने पान कराया। फिर एक मुहूर्त तक प्रतीक्षा किया। एक मुहूर्त तक प्रतीक्षा करने के बाद में क्या क्या लक्षण दिखाई दिए कि पहला तो उसका क्या हो रहा था, सबसे पहले तो श्वेत का प्रादुर्भाव हो रहा था, तो दोष विलयन हो रहा था, ठीक है, दोष मिल रहे थे। फिर उसके बाद में लोम हर्ष हो रहा था, तो दोष अपने स्थान से चलायमान हो रहे थे। फिर कुष्ठी में आद्यमान हाँ,
कुक्षी में आद्यमान हो रहा था, तो कुक्षी की ओर दोषों का आगमन हो रहा था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, तो आस्य, स्त्रावण और हल्लास जब हो रहे हैं तब क्या हो रहा है, जो दोष हैं वो क्या है, ऊर्ध्व मार्ग की ओर गमन कर रहे हैं। फिर अपन उसको पेशेंट को उठाएं, जानू वाले बिस्तर में बैठाएं, ठीक है, पीठ से नीचे की ओर उसका गला किए, ठीक है, फिर नाभि को क्या है, दबाएं। नाभि को दबाने के बाद में जब वेग प्रवृत्तित होते हैं, ठीक है, तो वेग को बाहर निकालना है, ये यहाँ पे बताया गया। अगर वेग प्रवृत्त नहीं हो रहा है तो वेग को प्रवृत्त करने के लिए जो नखून कर्तित वग्र मतलब नाखून कटा हुआ हो, ऐसे तर्जनी या मध्यमा उंगली को या उत्पल नाल या कुमुद या सौगंधिक जो द्रव्य है उनके डंठल को स्पर्श कराना है ताकि वोमिटिंग का वेग आए, वमन का वेग आए। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर वमन के योग्य लक्षण, अयोग्य लक्षण, यानी कि हमने वमन कराया है तो प्रॉपर नहीं हुआ है, इनप्रोप्रिएट हुआ है, तो उसके क्या लक्षण हैं, तो उसके विषय में यहाँ पे बताया गया है कि वमन के अयोग्य लक्षण। तो यहाँ पे आपका बताया गया है कि प्रमुख रूप से क्या होता है कि वमन की अप्रवृत्ति केवल औषधि का वमन तथा विभ्रंश विबंध होते हैं, यानी कि वमन के वेग का किसी कारणवश बाहर ना निकलना अथवा केवल औषधि का ही बाहर निकलना या वायु की गति प्रतिलोम हो जाना या फिर वेगों का विभ्रंश या विबंध हो जाना, यह अयोग का लक्षण है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि क्या लक्षण बताया गया है वमन का अयोग का, कि वमन के वेगों का किसी कारणवश बाहर न निकलना अथवा केवल औषधि की प्रवृत्ति हो जाना या वायु की गति का प्रतिलोम हो जाना या वेग का विभ्रंश या विबंध हो जाना, ये अयोग का लक्षण है वमन के। फिर वमन के सम्यक योग का क्या लक्षण है, तो वमन का जब सम्यक योग होते हैं तो क्या होता है, जब सम्यक योग यानी कि प्रॉपर योग हो गए हैं तो वेगों का उचित समय पर प्रवृत्त होना, तो प्रॉपर समय में जो वेग है वो आएंगे, न अति महति तथा यथाक्रम जो दोषो है उसका हरण होगा तथा वेग जो है वो स्वयं रुक जाएगा। मतलब जब सम्यक वेग होता है तो आते हैं, तो ये चीज़ को थोड़ा लिख भी लेना, पहले कफ निकलेगा, फिर इसके बाद में पित्त निकलेगा, फिर इसके बाद में वायु निकलेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है, क्रमशः लक्षण है, तो कफ निकलेगा, फिर पित्त, फिर वायु का निकलना तथा वमन का जो वेग है वो स्वयं रुक जाता है, तो ये क्या है, वमन का सम्यक वमन का लक्षण है। ओके, फिर वमन के अति योग का क्या लक्षण है, तो रोगाधिक्येन तु फेनील रक्तम चंद्रिकोपगमन मित्येति योगा लक्षणानि भवन्ति, यानी कि वमन के अति योग का लक्षण बताया गया है कि फेनील रक्त व चंद्रिका युक्त वमन का होना। तो क्या होता है, फेनील रक्त युक्त एवं चंद्रिका युक्त वमन का होना, ये वमन के अति योग का लक्षण बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ को याद रखना कि फेनील रक्त चंद्रिकोपगमन, यानी कि झागदार जो है रक्त निकलेगा और उसमें क्या है, चमकीली रक्त चंद्रिकाएं दिखाई देंगी। तो ये वमन का जब एक्सेसिव योग हो गया है, ठीक है, अति योग हो गया है, तो उसके लक्षण के अंतर्गत बताया गया है। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। नाउ बात करते हैं वमन के उपद्रव के विषय में। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ वमन, कौन से कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होते हैं, तो वमन के उपद्रव के अंतर्गत आपका बताया गया है जो कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होते हैं, तो आद्यमान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इनके श्लोक याद करने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी ही याद रखना कि कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या बताए गए हैं। तो आद्यमान हो गया, परिकर्तिता हो गया, इसके अलावा परिस्त्राव हो गया, साथ ही साथ आपका हृदयोपसरण हो गया, अंग अंगग्रह हो गया, जीवादान हो गया, विभ्रंश हो गया, स्तंभ हो गया, क्लम हो गया, ये सभी क्या है वमन के अति योग के लक्षण हैं या उपद्रव हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आद्यमान, परिकर्तिता, परिस्त्राव, हृदयोपसरण, अंगग्रह, जीवादान, विभ्रंश, स्तंभ और क्लम, ये लक्षण बताए गए हैं। फिर बात करते हैं संशोधन के लाभ के विषय में। ठीक है, यहाँ पे विरेचन की विधि नहीं लिखा गया है, विरेचन की विधि को आप थोड़ा सा लिख लेना। ठीक है, नोट आउट कर लो, विरेचन, विरेचन, ये आप जो है नोट आउट कर लो, विरेचन की विधि को नोट आउट कर लो, मैं बताते देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, उसके अंदर संशोधन का महत्व है और यही इसका पासवर्ड भी रहेगा, विरेचन ही इसका पासवर्ड रहेगा। ओके,
तो विरेचन की विधि के विषय में बात करते हैं। तो त्रिविध कल्क का एक अक्ष मात्रा जल अथवा किसी द्रव्य में घोल करके जब पिलाते हैं तो क्या है, विरेचन हो जाता है। तो विरेचन की विधि में क्या करते हैं, त्रिविध कल्क को अपन एक अक्ष मात्रा में जल या किसी द्रव्य में घोल के मिलाते हैं तो उसका विरेचन हो जाता है। अब विरेचन का अति योग होने पर क्या होते हैं, तो मांस और मेद के धावन के समान काला रक्त निकलते हैं। तो विरेचन का जब अति योग होता है तो मांस और मेद को जब धोते हैं, मांस को धो रहे हो या मेद को धो रहे हो, तो जो काला रक्त निकलता है वैसा जो है आपका रक्त निकलेगा। तो विरेचन का अति योग है। फिर यहाँ पे आपका संशोधन के लाभ के विषय में बताया गया। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये आपको ध्यान में रखना है, रट ही लेना है ये श्लोक को, क्योंकि ये श्लोक दे करके पूछे आता है। मलपहम रोगहरम बलवर्ण प्रसादनम पित्वा संशोधनम सम्यक युज्यते क्षीरम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बताया गया है मलपहम रोगहरम बलवर्ण प्रसादनम, यानी कि जो क्या करता है, संशोधन कराने से जो दोष हैं, ठीक है, तो वो क्या है, प्रॉपर जो है आपके हट जाते हैं। मलपहम रोगहरम बलवर्ण प्रसादनम, यानी कि मलपहर होते हैं, यानी कि संशोधन जो है वो शरीर के जो दोष हैं उसको बाहर निकालने वाला होता है, साथ ही साथ बलवर्ण का प्रसादन करने वाला होता है, साथ ही साथ संशोधन कराने की वजह से क्या होता है, जो आयु है वो चिरायु हो जाता है, यानी कि लंबे समय के लिए हो जाती है जो आयु है वो। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया। 30 प्रकार से जो आपका उपकल्पनीय जो अध्याय है 15 चैप्टर वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का अपन देखेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।